बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, 8 सितंबर के जलसे से चंद घंटे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठा लिया गया है और बड़ी तशवीशनाक खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं जिसने कहर ढा के रख दिया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डंडा उठा लिया है और बंद कमरों के फैसले लीक आउट हो चुके हैं। ये फैसले क्या हुए हैं, बड़ी तशवीशनाक खबर है। इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया गया तो कहना गलत नहीं होगा। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर सबूत आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त अंदर खाते सिचुएशन क्या चल रही है। वही चीज़ें होती हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती बल्कि पसे पर्दा चल रही होती हैं, उन चीज़ों को डिकअप करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास एक मुसद्दका खबर है, उसका पोस्टमार्टम भी हमने मिलकर करना है, आप तो और मैंने। और फिर दूसरी जानिब कप्तान अदालत पहुंच चुका है। इमरान खान साहब ने रिलीफ मांग लिया है। इमरान खान साहब अदालत क्यों पहुंचे हैं, उसकी वजह क्या है, क्या रिलीफ इमरान खान की जानिब से मांगा गया है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर कि आज नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने लंका ढाक कर रख दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज पीटीआई का पोस्टमार्टम कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एक बड़ी अहम खबर देना चाहता हूँ कि उस्मान जो है नामी लड़का, उसको उठा लिया जाता है। उसके वालिद साहब जो हैं डॉक्टर गिल साहब, वो जनाब एक जाते हैं अदालत के अंदर, रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे बेटे को जैसे उठाया गया कि वो पीटीआई का एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था और फिर वो बात कर रहे थे कि एजेंसी से उठा कर ले गई हैं या फिर नामालूम लोग उठा कर ले गए हैं। तो उस्मान नामी लड़के का जो वीडियो पैगाम है वो सामने आते हैं। वो अपनी वीडियो में ये बात कर रहा है कि बाबा ड्रामे बंद करें, बाबा ड्रामे बंद करें, आपको पता है मैं कहाँ पर हूँ। यानी कि ये पाकिस्तान की अखलाकियात हैं कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क जो है, उस मुल्क के अंदर आपने एक बेटे से गन पॉइंट पर ये वीडियो बनवा ली कि आप अपने बात के खिलाफ जो है बयान दे दें, ड्रामे बंद करें। और एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान ने सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है, बाप और बेटे की तमीज़ को ख़त्म कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब आप एक बेटे को अपने वालिद के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, वालिद के सामने बेटे को पर तशद्दुद कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, नंगी गालियां, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की अखलाकियात हैं कि अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वो आए और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखे कि कैसे अशराफियाँ नंगा नाच रही है और नंगा नचवा रही है। सॉरी टू से मैं ये बात मुझे आज करनी पड़ रही है। और एक और अहम खबर है कि हुकूमत ने डीएचए को इस्लामाबाद में 10,000 कनाल ज़मीन दे दी है और FWO इस ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाएगी। 10,000 ज़मीन जो है वो आज इस्लामाबाद के अंदर जनाब डीएचए को दी गई है। यानी एक तरफ पाकिस्तान में भूख और अफलास है, एक तरफ लोगों को रोटी मिलने के पास पैसे नहीं है लोगों के पास, और आप दूसरी जानिब 10,000 कनाल यानी कि अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो डीएचए को दी गई है। और एक और अहम खबर, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के हवाले से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी मजीद बढ़ गई है और बड़ी पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब है और डेमोक्रेसी एट इट वर्स। यानी कि इमरान खान के दौर में कहा जाता था कि हाइब्रिड रजीम है, हाइब्रिड रजीम का इमरान खान को ताना दिया जाता था। लेकिन जो बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने PDM की जो पिछली हुकूमत थी उसको कहा गया था कि ये अथॉरिटेरियन रजीम है और जो ये रजीम अब पाकिस्तान में काम कर रही है ये अथॉरिटेरियन रजीम से भी ऊपर है। जो दोबारा जनाब वही लोग जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आ गए हैं जो रजीम चेंज के बाद आए थे। तो ये अथॉरिटेरियन रजीम से ही ऊपर का काम हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासतदानों के हाथ में गेम नहीं है। तो काफ लीग के सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। ज़राए ने बताया कि चौधरी शुजात ने पहले लाहौर में PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की जिसमें ज़ाती और ख़ानदानी सुलह के मामलात को मिल बैठ कर तय करने पर इत्तफाक हुआ। परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों समेत हुकूमती शख्सियात से भी अहम मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें बड़ी अहम हैं। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब ने जिन्होंने मिलकर 35-35 साल अपनी उम्र की तमाम सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर की है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपना अलग रास्ता अपना लिया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपना अलग रास्ता अपना लिया, वो PTI में चले गए। तो आपने देखा कि
परवेज इलाही साहब को उसकी सजा भी मिली कि वो 1 साल जेल के अंदर रहे, अब वो रिहा होकर बाहर आ गए। लेकिन पीटीआई के अंदर वो मुतहरिक नहीं है, जलसों के अंदर नहीं जा रहे, पार्टी के अंदर एक्टिव नहीं है। अब ये जो है वो बड़ा अहम तरीन जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि चौधरी साहब जो है उनकी सेहत ख़राब है, ये बताया जाते हैं, लेकिन ये मुलाकातें करने के लिए सेहत ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब खामोश क्यों हैं? वो अंदर खाते कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ मामला को तय करवाया जाए। और सदर काफ लीग ने वफाकी दारुल-हुकूमत में साबिक सदर वसीम सजाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद रिदवानी समेत अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की हैं। अब मोहम्मद रिदवानी साहब भी जो है वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को बुलाया, पूरे इत्तेहाद को बुलाया और कहा कि हुकूमत नहीं चलेगी। वो मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं। और फिर चौधरी शुजात की मोहम्मद रिदवानी साहब के साथ मुलाकात होना ये बता रहा है कि हुकूमत के लिए उल्टी गिनती जनाब शुरू हो गई है और हुकूमत के लिए बुरा वक्त है कि अब ये अहम तरीन मुलाकातें होना। चलें, एक और अहम खबर है, कुछ बड़ी खबरों की जानिब बढ़ते हैं जिस पर बात करना जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनाब लंका ढाकर रख दी है। कुरैशी साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब से जनाब उनसे मोहब्बत की सदा काट रहे हैं। वो उनका भी जो है वो इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा है, उनको भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। साबिक वज़ीर ख़ारजा मुल्क के रह चुके हैं, बड़ी अहम तरीन मिनिस्ट्रीज पर रहे हैं, बड़े मंजे वो किस्म के सियासतदान हैं, नब्बतुल्लाह बोलते हैं। और इस तरह के सियासतदानों को पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलती, इनको जेलों के अंदर रखा जाता है। खैर, कुरैशी साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं और बड़ी अहम तरीन जो है जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कोर कबीना में था, मैं उनसे पूछें कि उनकी कोर कबीना से मेरे अलावा उनके साथ कौन खड़ा हुआ है। कुरैशी साहब खड़े हुए हैं, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पूरी कोर कबीना आपकी छोड़ गई है, असद उमर देख लें, फवाद चौधरी देख लें, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो 96 से खान साहब के साथ थे। आप कराची से सूरत हाल देखें, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, उसके अलावा जनाब और भी बहुत सारे लोग थे। तो कुरैशी साहब ने कहा कि 9 मई 2023 से मुतालिक मुकदमात में इंसदाद से करती लाहौर अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन जो पार्टी के नजरिए के साथ खड़ा हुआ है वो कल जलसागाह पहुंचे। 8 फरवरी को आपने तमाम मुश्किलात के बावजूद सही फैसले लिए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत इन बिलों के जरिए पार्लियामान को बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। कम अज कम आवाम के सामने बिल के दोनों पहलुओं तो आते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि अदलिया की आज़ादी को कमजोर ना करें। आज हम धूप में हैं, कल मौजूदा हुक्मरान धूप में हो सकते हैं। पाकिस्तान के वकला को इस पर गौर करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की खामोशी के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अडयाला में हम इकट्ठे थे, उनकी तबीयत वाकई खराब थी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता तो क्या आज जेल में होता। मेरे खिलाफ पार्टी में एक बड़ी कैंपेन चलाई गई। जेन्युइन बात उन्होंने ये की है। और उन्होंने कहा कि मेरा सादा सा सवाल है कि इमरान खान की कोर कबीना में उनके साथ मेरे अलावा कोई और कौन खड़ा हुआ, उनसे जाकर पूछें। और फिर उन्होंने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान का नायब कप्तान हूँ, ये डरते हैं कि अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे, मैं भागने का सोच भी नहीं सकता, ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कारकुनान जो पार्टी की नजरिए के साथ खड़े हुए हैं कल हर सूरत जलसागाह पहुंचे। अब कल जलसा को बुलडोज करने की कोशिशें हो रही हैं और हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है कि वो बार बार जो है वो जाती है, कभी जलसागाह का मुकाम तब्दील कर दिया जाता है, कभी वेन्यू तब्दील कर दिया जाता है, कभी ग्राउंड्स को तब्दील किया जाता है और कोशिश की जा रही है कि जलसा जो है उसको नाकाम बनाया जाए। और जब जलसागाह से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सामान ले जाया जाता है तो उस सामान को तोड़ा जाता है, चोरी किया जाता है सामान को, ताकि पीटीए का जलसा ना करवाया जा सके। तो हुकूमत हार गई है और जलसा होने से पहले ही कामयाब हो गए। अगर आप इसको इस पढ़ाई के अंदर जो है वो देखते हैं। अब जनाब जो असल खबर है कि इमरान खान जो हैं वो जनाब अदालत पहुंच चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आता है। फैसला ये था कि नैब तरमीम केस में 5-0 का फैसला आया और उस फैसले के मुताबिक तोशाखाना 2 इमरान खान का ख़त्म हो गया कि 7 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम है और 50 करोड़ और 50 करोड़ से नीचे तक नैब के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो उसके ऊपर केस बना सकें। अब तोशाखाना 2 इमरान खान के ऊपर ख़त्म हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो काबीना के फैसले हैं उसमें भी काबीना को इस्तिस्ना हासिल है और नैब के पास इख्तियार नहीं होगा कि काबीना के फैसलों के ऊपर वो करप्शन के चार्जेस लगाकर वो जनाब इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर जो है वो कार्रवाई करे। तो 190 मिलियन पाउंड केस भी एक कबीना का फैसला था। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये भी नैब ने एक रेफरेंस बनाया हुआ है जिसकी तहकीकात हो रही हैं, जिसका ट्रायल भी इमरान खान का जेल के अंदर किया जा रहा है। तो आज इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की रायत खान ने मांग ली है। इमरान खान ने अपने वकला के जरिए नैब कोर्ट में बरियत की पहली दरख्वास्त दायर कर दी और रावलपिंडी के अडाला जेल में जज नासिर जावेद राना ने इसकी समाअत की और इमरान खान के वकील ने कहा कि नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनता ही नहीं है। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इमरान खान के वकील का कहना था कि सवाल ये है कि नैब तरमीम के बाद इत्तेहाद अदालत का इस केस में दायरा अख्तियार बनता है या नहीं बनता।
نیب پروسیکیوٹر جو ہے انہوں نے اس پر دلائل دیے اور کہا کہ عدالت میں اس کیس کا جو یہ کیس چل رہا ہے اس کا دائرہ اختیار ہے تو پھر دیریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے، جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہم نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج ہی نہیں کیا ہے، عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرنا خود عدالت کی ثوابدید ہے۔ اور نیب وکلا نے عمران خان کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہی عدالت ریفرنس کی سماعت کر سکتی ہے جو عدالتی دائرہ اختیار میں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کیس متاثر نہیں ہوتا۔ وکلا نے صفائی کو پہلے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، وہ درخواست سے بریت پر آ گئے، لیکن اگر عدالت اس ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکتی تو بری بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے اور 10 ستمبر تک اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس کیس سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن سپریم کورٹ سے 190 جو یہ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر ریلیف ملنا چاہیے۔ اب عمران خان کے خلاف انتہائی قدم اٹھا لیا گیا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور بند کمروں کے فیصلے جناب لیک آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جناب سرکاری ذرائع ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے سینئر صحافی کی جانب سے۔ وہ رپورٹ کیا کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ عمران خان اور فیض حمید، یہ آخری کارڈ کھیلا گیا ہے فیض حمید کو گرفتار کر کے، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ عمران خان ہار نہیں مان رہا، تو فیض حمید کو گرفتار کر کے ایک کارڈ کھیلا گیا کہ فیض حمید کے ذریعے عمران خان کو ٹریپ کر لیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ بیسیکلی کوشش اس کی یہ کی جا رہی ہے۔ اب سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی اور جنرل فیض حمید کیس کے حوالے سے فوجداری شواہد جمع کرنے کا دعویٰ کر لیا گیا ہے کہ جناب یہ ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں اور فوجداری کیسز کے اندر یعنی کہ عمران خان کا کیس جو ہے ملٹری کورٹس میں چلے گا اور ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا فیض حمید کے ساتھ۔ اور تاحال عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے فوجی حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ فوجی عدالت میں ان کا معاملہ لے کر جایا جائے۔ اور سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ زیر حراست افراد کے بیانات اور متعدد شواہد کے پیش نظر ماسٹر پلانر کے طور پر عمران خان کی شمولیت یقینی طور پر مصدقہ ہے، لیکن فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا انحصار عدلیہ کے فیصلے پر ہوگا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرچہ عمران خان کے خلاف الزامات کی نوعیت ایسی ہے کہ کیس آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کے دائرے میں آتا ہے، لیکن 9 مئی کے معاملے میں عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کابینہ کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں عمران خان کو 9 مئی کے حملوں کا ذمہ دار قرار دیا اور جنرل فیض حمید کیس کے حوالے سے اس نمائندے نے ایک ذریعے سے پوچھا کیا عمران خان اور جنرل فیض حمید کے درمیان ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی مجرمانہ تعلق پایا جاتا ہے، جس پر ذرائع نے اس بات میں جواب دیا یعنی کہ ہاں میں جواب دیا، اور ہم ذرائع نے اب تک یہ تصدیق نہیں کی کہ اس طرح کا مجرمانہ تعلق 9 مئی کے حملوں سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا۔ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی حملوں میں جنرل فیاض حمید کے کردار کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ عمران خان کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما اس کا ملٹری ٹرائل عالمی توجہ کا مبذول کروایا جائے گا، یعنی کہ پھر عالمی رپورٹنگ شروع ہو جائے گی تو جس پر کچھ سوالات اٹھ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں میں پیش کیا جائے، تو اس کے بعد پھر انٹرنیشنل جو پھر ہیومن رائٹس کونسلز ہیں وہ سوالیہ نشان کھڑا کر دے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر۔ اور انصار عباسی صاحب نے کہا کہ نگران حکومت کے دوران 9 مئی کے حوالے سے تیار کردہ رپورٹ کے مطابق کمیٹی کو دکھانے گئے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما ملوث تھے۔ اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ عمران خان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف فوج پر سیاسی معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنا ایک منظم اور خطرناک حکمت عملی تھی، بلکہ مسلح فوج کے اندر سے تحریک انصاف کے حق میں بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش بھی تھی۔ فوجی تنصیبات پر حملے کا مقصد فوج کے حوصلے پست کرنا اور اس پر سیاسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ اب تک جو تحقیقات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ 34 افراد پر تشدد اسٹریٹ پاور کی حکمت عملی کے ماسٹر مائنڈ تھے اور انہوں نے تشدد اور تباہی کی منصوبہ بندی فعال طور پر تعاون کیا، اور مزید برآں 52 افراد نے تفصیلی منصوبہ بندی میں حصہ لیا اور 185 افراد نے اس سے عملی جامہ جو ہے اپنایا ہے۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے، یہ خبر ہے اندر کھاتے جو بند کمروں کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اب دیکھتے ہیں چیزیں کہاں تک جاتی ہیں، لیکن یہ خبر بتا رہی ہے کہ یہ لوگ ٹھوس ہو گئے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ جیت گیا۔ ابھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا صرف، پھر کبھی انشاءاللہ اور خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ٹائم کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ کے بعد پاکستان زندہ باد۔